हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सुबह के 11 बज चुके हैं और भूगोल का समय हो चुका है। तो भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अगर प्रयास कर रहे हैं कि आपको सफलता दिलाई जा सके जल्द से जल्द, तो आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल आपको ज़मीन से अर्श तक पहुंचाने का मादा रखता है दोस्तों। क्योंकि हम ऐसे ही शानदार प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आते हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आपका ध्यान उन प्रश्नों की तरफ केंद्रित करना हमारा लक्ष्य है, जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, दलदलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि दलदल एक वनाच्छादित आर्द्र भूमि है, इन्हें संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। मीठे पानी के दलदल बड़ी नदियों या झीलों के किनारे बनते हैं। चौथा कह रहा है कि खारे पानी के दलदल ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, दलदलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि दलदल जो है वो एक वनच्छादित आर्द्र भूमि है, इन्हें संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। मीठे पानी के दलदल बड़ी नदियों या झीलों के किनारे बनते हैं। खारे पानी के दलदल ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं। तो खारे पानी के जो दलदल होते हैं प्यारे दोस्तों, वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये समुद्र तटों के पास स्थित होते हैं जहाँ ज्वार भाटा का प्रभाव होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। दूसरी ओर ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम होने के कारण ऐसी आर्द्रभूमियाँ नहीं बन पाती। तो इस लिहाज से विकल्प कौन सा पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो डी विकल्प दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र नहीं, वो पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों तटीय क्षेत्रों में। याद रखिए कहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं बनी हुई हैं। विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं बनी हुई हैं। विकल्प है प्राथमिक गुफाएं, तटीय गुफाएं और हिमनद गुफाएं। विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं बनी हुई हैं। प्राथमिक गुफाएं, तटीय गुफाएं और हिमनद गुफाएं। दोस्तों यहाँ पर डबल टाइप हो गया है, यहाँ पर समुद्री गुफाएं होनी चाहिए। समुद्री गुफाएं। खैर, विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं। प्राथमिक गुफाएं, तटीय गुफाएं, समुद्री गुफाएं या फिर हिमनद गुफाएं। प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं पाई जाती हैं, तो तटीय गुफाएं समुद्री लहरों की अपचय क्रिया के तटों की चट्टानों से बनती हैं। ये गुफाएं आमतौर पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या बेसाल की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तटीय गुफाएं। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा दोस्तों, कि विश्व के तटों पर कौन सी गुफाएं बनी हुई हैं। तो विश्व के तटों पर जो गुफाएं बनी हैं उन गुफाओं को कहते हैं तटीय गुफाएं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। पृथ्वी के अगर औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है। 5.515, 4.415 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 4.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब
और डी विकल्प है 6.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व प्राय दोस्तों 5.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी का जो अंतः स्थल होता है यानी कोर भारी धातुओं जैसे लोहा और निकेल से बनता है, जबकि ऊपरी परतें अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है दोस्तों? वो होता है 5.515 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी जो है वो घूमना बंद कर दे तो किसी पिंड के भार पर प्रभाव निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पिंड के जो भार होता का प्रभाव किस स्थान पर न्यूनतम होगा? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवीय रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर? बात समझ में आ रही है दोस्तों? यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पिंड के भार का प्रभाव किन स्थानों पर न्यूनतम होगा? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो पृथ्वी के घूमने के कारण अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो वस्तुओं के भार को थोड़ा कम कर देता है दोस्तों। अब केंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ठीक है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो अब केंद्रीय बल समाप्त हो जाता है और वस्तु का वास्तविक भार बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा पर यह सबसे अधिक प्रभाव डालता है, इसलिए पृथ्वी के रुक जाने पर भार में जो परिवर्तन होगा वो सबसे अधिक वहीं होगा, ठीक है। इस लिहाज से आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उत्तर होगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, विषुव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है? यह वर्ष में 2 बार होता है। दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। विषुव पूरे विश्व में शीत ऋतु से बसंत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक है। तो आपने प्रश्न देखा दोस्तों, विषुव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है? तो इसमें पहला भी सही है दोस्तों और दूसरा भी सही है और तीसरा क्या है? गलत है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कयाद्रि चट्टान का या उपरोक्त में से कोई नहीं? सेल किसका उदाहरण होता है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कयाद्रि चट्टान का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों सेल जो उदाहरण होता है वो किसका होता है? तो सेल अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने या भ्रंशों के बाहर भूमि के धंसने से बनते हैं? किस प्रकार के पर्वत जो होते हैं भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने से या फिर भ्रंशों के बाहर भूमि के धंसने से बनते हैं? ब्लॉक पर्वत, नए पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत? बात समझ में आ रही है दोस्तों? किस प्रकार के पर्वत भ्रंशों के बीच भूमि के ऊपर उठने या भ्रंशों के बाहर भूमि के धंसने से बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ब्लॉक पर्वत, नए पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ब्लॉक पर्वत। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्यारे दोस्तों, राइन घाटी और वोसज पर्वत यूरोप में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब भ्रंश के कारण पृथ्वी के पपड़ी के कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, यानी हार्स जिसको कहते हैं, और कुछ भाग नीचे ढस जाते हैं जिसे ग्राबेन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? थाईलैंड की खाड़ी निम्नलिखित में से किस दिशा से कंबोडिया की सीमा बनाती है? ठीक है दोस्तों, थाईलैंड की जो खाड़ी है वो निम्नलिखित में से किस दिशा से कंबोडिया की सीमा बनाती है?
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। थाईलैंड की खाड़ी निम्नलिखित में से किस दिशा से कंबोडिया की सीमा बनाती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कंबोडिया दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है। यह कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के तटीय क्षेत्रों को स्पर्श करती है। अतः थाईलैंड की जो खाड़ी है वो कंबोडिया के दक्षिण सीमा बनाती है। कौन सा होगा दोस्तों? दक्षिण सीमा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और कंबोडिया ये थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? थाईलैंड, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, थाईलैंड के खाड़ी में स्थित है, थाईलैंड की खाड़ी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफान पथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है शीतोष्ण चक्रवात, बादल फटना, बवंडर, प्लेट टेक्टोनिक्स। तूफान पथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प क्या है? शीतोष्ण चक्रवात, बादल फटना, बवंडर, प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ ही आपको देता है। तो चैनल से जुड़िए और शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो तूफान पथ जो होता है निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? शीतोष्ण चक्रवात, बादल फटना, बवंडर, टेक्टोनिक्स। तो याद रखिए, तूफान पथ जिससे संबंधित होता है वो होता है शीतोष्ण चक्रवात। किससे संबंधित होता है दोस्तों? शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है? कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, कुरिल, कैनरी, लेब्राडोर। कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें कुरिल की तो ये ठंडी जलधारा है, कैनरी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ये भी ठंडी जलधारा है। पर गर्म महासागरीय धाराओं की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक गर्म महासागरीय धारा है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये मैक्सिको खाड़ी से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का कारण बनता है? ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह के एक हिस्से की हलचल से। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का कारण बनता है? ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह के एक हिस्से की हलचल के कारण। तो आपको बता दूं दोस्तों कि भूकंप का जो कारण है वो होता है चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह के एक हिस्से के हलचल, यानी कि डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का कारण है? तो वो है चट्टानों के अपभ्रंश, या कह लीजिए चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह के एक हिस्से की हलचल के कारण बनता है भूकंप आता है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर दिखाई गई नदी आर कौन सी है? नाइजर, ऑरेंज, कांगो, जाम्बेजी। बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न पूछ रहा है मानचित्र पर दिखाई गई नदी जो सर्किल में आर जो होती है वो कौन सी होती है? नाइजर, ऑरेंज, कांगो, जाम्बेजी।
तो आपको बता दूं, मानचित्र पर दिखाई गई जो नदी होती है वो होती है कांगो। जो सर्किल में आर दिखता है वो कौन सी नदी होती है? कांगो। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं? भारी जल में, मृदु जल में, कठोर जल में या फिर खनिज जल में? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं? भारी जल, मृदु जल, कठोर जल, खनिज जल? प्यारे दोस्तों उत्तर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से जल की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील लवण पाए जाते हैं? भारी जल, मृदु जल, कठोर जल, खनिज जल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कठोर जल। कौन सा जल? कठोर जल। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिलता है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शानदार प्रश्नों को आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। अगला प्रश्न क्या है? बोनिन द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो विश्व धरोहर स्थल है। कहाँ का? बोनिन द्वीप समूह एक द्वीप समूह तो है, लेकिन कहाँ का विश्व धरोहर स्थल है? ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, रूस का, चीन का? तो प्यारे दोस्तों, ये जो बोनिन द्वीप समूह है वो ओगासावारा द्वीप समूह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओगासावारा। याद रखिएगा, इसको ओगासावारा भी कहा जाता है। ओगासावारा। ठीक है दोस्तों, ओगासावारा भी कहा जाता है। और ये द्वीप प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो सही उत्तर होगा जापान। क्या होगा दोस्तों? जापान। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट लैंडिंग बीच किस देश में स्थित है? अल्बर्ट्स लैंडिंग बीच किस देश में स्थित है? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, भारत। अल्बर्ट्स लैंडिंग बीच किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, भारत। तो प्यारे दोस्तों, अल्बर्ट लैंडिंग बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक तटीय क्षेत्र है या अमेरिका के समुद्र तटीय मनोरंजन स्थलों में से एक माना जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया? विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प है न्यूटन, एडविन हबल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, केपलर। विस्तारित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? न्यूटन ने, एडविन हबल ने, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने या फिर केपलर ने? तो अगर विस्तारित ब्रह्मांड की बात करें तो एडविन हबल ने 1929 में, किसमें? 1929 में। हबल ने 1929 में, माफ़ कीजिएगा 26 लिख दिया मैंने, 1929 में यह खोज की गई कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। इन अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसे कहा गया विस्तरित ब्रह्मांड का सिद्धांत। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। किसने दिया था? तो एडवर्ड हबल ने दिया था 1929 में। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा कि विस्तरित ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एडविन हबल ने दिया था दोस्तों। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब दिया था? तो 1929 में दिया था। अगला प्रश्न, बिग बैंग शब्द किसने गढ़ा था? सर फ्रेड हायल, जार्जेस लेमेत्रे, जॉर्ज गामो, हर्मन बॉडी। बिग बैंग सिद्धांत किसने गढ़ा था? सर फ्रेड हायल,
जॉर्जेस लेमेत्रे, जॉर्ज गामो, हरमन बॉन्डी। याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत शब्द का प्रयोग सर फ्रेड हायल ने किया था 1949 में। कब किया था? सर फ्रेड हायल ने किया था। कब किया था? 1949 में किया था। तो यहाँ से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। लाप्लास, कांट, चैम्बरलिन, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लाप्लास, कांट, चैम्बरलिन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाप्लास और कांट ये दोनों जो हैं पृथ्वी के विकास से संबंधित हैं। ये दोनों पृथ्वी के विकास से संबंधित हैं। पर अगर पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है तो वो चैम्बरलिन है। तो आपको सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ था? हेडियन, आर्कियन, फेनेरोजाइक, प्रोटेरोजोई। चंद्रमा का निर्माण किस युग में हुआ था? तो चंद्रमा लगभग 4.5 अर्श वर्ष पहले हेडियन युग में बना था। 4.5 अरब, ठीक है दोस्तों, अरब वर्ष पहले हेडियन युग में। कौन से युग में? हेडियन युग में। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान चट्टान के कण आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी जब कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान चट्टान के जो कण होते हैं आकार में, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अवसादन, जीवाश्मीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण, बेंडिंग। तो पुनः क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेटाफॉर्मिक चट्टानों के खनिज कण नए क्रिस्टलीय या नए क्रिस्टल आकार में बदल जाते हैं, लेकिन उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो स्थिर रहता है। यह कायांतरण के दौरान दबाव और तापमान के प्रभाव से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पुनः क्रिस्टलीकरण। ठीक है दोस्तों, पुनः क्रिस्टलीकरण। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो दबाव और तापमान के कारण दोस्तों। क्या हो जाएगा? दबाव एवं तापमान के कारण, एवं तापमान के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है? कोकोस प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो प्यारे दोस्तों, अंटार्कटिक प्लेट एक मुख्य मेजर प्लेट होती है, ना कि माइनर प्लेट। ठीक है, तो अंटार्कटिक प्लेट नहीं होगी। ठीक है, माइनर प्लेट नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी प्लेटें माइनर प्लेट होती है। तो उत्तर पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक प्लेट। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है? कौन सी नहीं है? तो अंटार्कटिक प्लेट नहीं है। बी विकल्प सही हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पवन अपरदन में शामिल है? घर्षण, अपघर्षण, अपस्फीति, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पवन अपरदन में शामिल है? तो घर्षण भी शामिल है, अपघर्षण भी शामिल है, अपस्फीति भी शामिल है। इस लिहाज से उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घर्षण जो होता है वो हवा में उठी कणों के द्वारा चट्टानों की सतह पर खरोंच या कटाव होता है। अपघर्षण कणों के आपस में टकराने से उनके छोटे छोटे टुकड़े बनना, और अपस्फीति क्या होती है? हवा के भाव से ढीले कणों का हट जाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रेत टीला यू आकार का होता है? अनुदैर्ध्य टीला, परवलिक टीला, परखान और अनुप्रस्थ टीले। कौन सा रेत टीला यू आकार का होता है? तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि बरखान एक अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है, यानी कि यहाँ से उत्तर बरखान होगा। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, किसी झरने के आधार पर धारा तल में गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं? प्लंज पुल, क्यूस्टा, मेंडर, ऑक्सबो झील। किसी झरने के आधार पर धारा तल में गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं? प्लंज पुल, क्यूस्टा, मेंडर, ऑक्सबो झील। तो दोस्तों किसी झरने के आधार पर धारा तल के गहरे गड्ढे को क्या कहा जाता है? तो गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसे कहते हैं प्लंज पुल। क्या कहते हैं? प्लंज पुल, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्लंज पुल वह गहरा गड्ढा होता है जो झरने के आधार पर गिरते पानी की ताकत से कटाव के कारण बनता है या आमतौर पर गहरी गोलाकार गुफा जैसी संरचना बनाता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, किसी झरने के आधार पर धारा तल में गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं? तो प्लंज पुल कहते हैं। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस झरने के आधार पर गिरते पानी की ताकत से कट के बनता है। अगला प्रश्न, इबेरियन पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इबेरियन पठार किस देश में स्थित है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, रूस। तो इबेरियन पठार स्पेन के केंद्र और उत्तर मध्य भाग में स्थित है। यह पठार स्पेन के भौगोलिक और जलवायु अध्ययन में महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी और रूस में इबेरियन पठार नहीं पाया जाता। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका स्पेन होगा, क्योंकि स्पेन में इबेरियन पठार पाया जाता है। बाकी फ्रांस में नहीं पाया जाता है, जर्मनी में नहीं पाया जाता, रूस में नहीं पाया जाता। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी जुनून के साथ रात में 8 बजे कल फिर आपसे मुलाकात होगी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।